अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सलामती से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान बरसों से दुनिया को ये बावर कराता रहा कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो दहशत गर्द अनासर की महफूज पनाहगाह बन चुकी है और इसी सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए वो जो दहशत गर्दों के गिरोह हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरात पैदा कर सकते हैं। एक तवील अरसे तक पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को शकूक व शुबहात की निगाह से देखा जाता था, लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान के खदशात बेबुनियाद नहीं थे बल्कि वो हकीकत पर मबनी थे। आज सूरत हाल ये है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मुसलसल कुर्बानियों और कार्रवाइयों को भी सराहा जा रहा है। इसी तनाज़र में बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शाबान एक अहम पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है, जिसे बैनुल-अक़वामी हलकों में भी गैर मामूली तवज्जो हासिल हो रही है। अब आप एक लम्हे के लिए सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा बलूचिस्तान जो कई बरसों से दहशत गर्दी, तखरीबकारी और बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म मुसल्लह गिरोहों की कार्रवाइयों का सामना कर रहा था, तरक्याती मनसूबे निशाना बन रहे थे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकार मुसलसल हमलों की जद में रहते थे और जो आम बलूची शहरी थे वो खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। फिर मांगी डैम के करीब होने वाला दहशत गर्द हमला एक फ़ैसला कुन मोड़ साबित होता है और उसके बाद जो पाक फ़ौज है, जो FC बलूचिस्तान है और जो पुलिस है, उन्होंने मिलकर मुश्तरका तौर के ऊपर ऑपरेशन शाबान का आगाज़ किया, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हमने दहशत गर्दों का ताक़ब करना है, उनको छोड़ना नहीं है और उनका जो पूरा नेटवर्क है या उनके जो सहूलतकार हैं या उनके जो महफूज ठिकाने हैं उनको ख़त्म करना है। पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी और उसके बाद मारूफ आलमी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक इस ऑपरेशन में ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों के ज़रिए फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशत गर्द अनासर के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिनमें सैकड़ों की तादाद के अंदर जो दहशत गर्द हैं वो हलाक किए जा चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद मुसल्लह गिरोहों और उनके सहूलतकारों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि शमाली अज़ला में फितना अल ख़वारिज के नेटवर्क्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ मरबूत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी हवाले से द डिप्लोमेट के मुताबिक इस अस्करी मुहिम का मकसद सिर्फ वक्ती कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि बलूचिस्तान में रियासती रिट को मजबूत करना, जो दहशत गर्द अनासर के नेटवर्क्स थे उनको मुस्तकिल तौर पर तबाह करने हैं। और जब ये मुस्तकिल तौर के ऊपर तबाह होंगे तो तब ही हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर एक तवील अरसे तक जो अमन है उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। और इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि यह ऑपरेशन इस हकीकत की अक्कासी करता है कि दहशत गर्द गिरोहों से लाहक ख़तरात इस हद तक बढ़ चुके हैं जहां एक बड़े और फैसला कुन ऑपरेशन के सिवा अब कोई मौसर रास्ता बाकी नहीं रहा था और इस सारी सूरत हाल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑपरेशन था वही वाहिद हल था। और अगर इस अस्करी कामयाबी के साथ साथ मकामी इदारों को मजबूत बनाया जाए, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ, तरक्याती मनसूबों को तेज़ किया जाए और मौसर हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए तो यकीनी तौर के ऊपर बलूचिस्तान में देर पामन की राह जो है वो मज़ीद हमवार हो सकती है। यकीनी तौर के ऊपर ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये इतनी आसान नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग है। जब इस तरीके से आप ऑपरेशन करते हैं जहाँ पे आपने ज़मीनी अफवाज को भी इस्तेमाल करना है और अपनी फ़ज़ाई क़ुव्वत का भी मुज़ाहरा करना है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि वो ऑपरेशन कितने मुश्किल होंगे। और यकीनी तौर के ऊपर ये एक हकीकत है कि जंग सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती बल्कि रियासत की मजबूत हिकमत अमली, अवाम के एतमाद, मौसर हुक्मरानी और मुसलसल अज़म से ये कामयाबी हासिल होती है। अगर ऑपरेशन शाबान अपने तयशुदा अहदाफ हासिल करने में कामयाब होता है तो इसके असरात सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि इसके नतीजे में जो पूरा पाकिस्तान है वो पहले से ज़्यादा महफूज होगा। जो दहशत गर्द नेटवर्क्स हैं वो कमज़ोर होंगे और जो तरक्याती मनसूबे हैं वो रफ्तार पकड़ेंगे और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के नए इम्कानात जन्म लेंगे। एक हकीकत आज दुनिया के सामने पहले से कई ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जंग सिर्फ अपनी सरज़मीन के दिफा की जंग नहीं बल्कि ख़ित्ते और आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ की भी जंग है और यही वो मौक़िफ़ है जिसे आलमी सतह पर संजीदगी से तस्लीम किया जा रहा है। और यही वो मौक़िफ़ है जब पाकिस्तान बार बार दुनिया को बता रहा था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है तो कल तुम्हारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है। और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन सिर्फ पाकिस्तान के लिए या इस खित्ते के ममालिक के लिए बड़ा ख़तरा नहीं है बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा बनकर सामने आ सकती है। उस वक़्त
दुनिया जो है वो पाकिस्तान के इस बयानिया के साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आती थी, बल्कि पाकिस्तान से बार बार डू मोर का मुतालबा किया जाता था। मगर आज वही दुनिया पाकिस्तान के इसी बयानिया के साथ खड़ी है। ज़रा ये वीडियो क्लिप देखें। जी नाजरीन, यकीनी तौर के ऊपर कुछ अर्सा पहले तक इस्लामाबाद टॉक्स की कामयाबी का जिक्र हो रहा था। इस्लामाबाद MOU की जो गूंज है वो पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रही थी और उसके बाद पूरी दुनिया को तवक्को थी कि अब हालात जो है वो मामूल पर आ जाएंगे और दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग के तसादम से बच चुकी है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ कशीदगी बढ़ी, तनाव में इजाफा हुआ, बल्कि दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ भरपूर ताकत का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आते हैं। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद MOU का मुमकिन मुस्तकबिल क्या होगा और ये कशीदगी कहाँ तक बढ़ सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइएगा कि हम इस्लामाबाद MOU का जश्न मना रहे थे, लेकिन हमने देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक दफ़ा फिर कशीदगी बढ़ी और रात भर अमेरिका की तरफ से ईरान के जो मुख्तलिफ अहदाफ थे उनको निशाना बनाया गया। तो क्या इस्लामाबाद MOU नाकाम हो चुके हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, लेकिन अभी तो मैं नहीं कहता कि नाकाम हो गया है जब तक एक फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं होती। लेकिन ये जो एस्केलेशन हुई है, जाहिर है ये बहुत ज़्यादा उसकी स्पिरिट को और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसको अंडरमाइन करती नज़र आ रही है। बहुत सिंसेरिटी से इतने महीनों ना सिर्फ पाकिस्तान ने कोशिश की और दोस्त ममालिक ने भी की, और ऑन टॉप ऑफ दैट पूरी दुनिया के 8 बिलियन लोग जो हैं वो तकरीबन आपने देखा ये रंगाल बने रहे, एग्जाइटी की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, ऑयल शॉर्टेज की वजह से। तो आई थिंक ये मैटर ऑफ कंसर्न ज़रूर है। अब आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि अगर ये वापस कूल डाउन हो जाती है, और आई एम श्योर जो मेरे नॉलेज में है कि पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और ममालिक ने कोशिश शुरू कर दी है कि इसको डी एस्केलेशन में मदद की जाए दोनों मुल्कों की तरफ से। जो एकदम जिसको बढ़ावा आया है उसको मेरा ख्याल कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक दफ़ा ये हाथ से निकल गई तो फिर सारे का सारा जो MOU है वो इसमें कोई शक नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। आपको पता है मीडिया पर सपोर्ट करता है, इजरायली फैक्टर बहुत ख़तरनाक है, इस पूरे सीज़ फायर के ख़िलाफ़ चल रहा था काफ़ी दिनों से, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये काफ़ी अरसे से चाह रहे थे कि किसी तरीके से अगर ऑल आउट जंग ना भी शुरू हो तो कम अज़ कम एक वॉर और पीस के दरमियान चलना शुरू हो जाए, और दूसरा अरब ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो पहले हुआ था वो कंटिन्यूएशन रहे। तो ये ज़ाहिर है ये इसराइल को डायरेक्टली फ़ायदा करती है सारी सिचुएशन जो इस वक्त है। सर, अमेरिका और ईरान के दरमियान तो मुज़ाकराती अमल बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसमें अचानक से शिद्दत आई, कशीदगी और तनाव बढ़ा। तो आपकी नज़र में इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या वजूहात क्या हैं ये कशीदगी बढ़ने की?
देखिए, इस वक्त दोनों मुल्कों से तवक्को की जा रही थी कि इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे कि ये लोकलाइज जंग नहीं थी, यूक्रेन और रूस की जंग नहीं थी जो 5.5 साल से लग रही है और दुनिया जो है से इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। ये क्योंकि दुनिया का एक सबसे बड़ा चोकिंग पॉइंट्स ब्लॉकेड हुआ हुआ था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक रीजनलाइज हुई हुई थी, खत्ते के ममालिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो गए थे, वर्ल्ड इकानमी सफ़र कर रही थी। तो ये दोनों ममालिक पर ऑब्लिगेटरी था कि वो एक जिसको कहते हैं सब्र का मुजाहरा करें। लेकिन दोनों की अपने अपनी चैलेंजेस थे। प्रेसिडेंट ट्रंप से शुरू करते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने एक दफ़ा पीस की इशारा किया, वो बड़ी दफ़ा कोशिश भी हुई, लेकिन नेतन्याहू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इस सारी सिचुएशन से हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो जंग बंदी हुई है ये उनके लिए अनईजी नहीं है, अमन आना उनके लिए ईजी नहीं है, उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है, सुइसाइडल है और एग्जिस्टेशनल थ्रेट है नेतन्याहू के लिए। कि उसका सर्वाइवल इसीलिए है कि इसी में है कि वो अपने इजरायली लोगों को ये बावर कराए कि मैंने ईरान को एलिमिनेट कर दिया है, उनकी क़यादत का चेंज कर दिया है, उनकी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल ख़त्म करा दी। वो तो हुआ नहीं हुआ। ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप ज़्यादा रियलिस्टिक होने के बाद, अपनी गलती को रियलाइज़ करने के बाद, अगर वो कन्वर्ज करना चाहते हैं माहदे की तरफ, तो इसराइल उसको सैबोटाज करने की कोशिश नज़र भी आ रही थी और अब मैनिफेस्ट होती भी नज़र आ रही है। अब ईरान के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ईरान को इसमें कोई शक नहीं कि एक न्यू फाउंड लिवरेज मिली है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की, एक उसको एडवांटेज मिली है, दुनिया को उसने सरप्राइज दिया है सर्वाइव और सस्टेन करके। लेकिन फिर ईरान को भी ये परहेज करना इसलिए चाहिए कि अगर वो कतर और सऊदी अरब जैसे मुल्कों के बहरी जहाज़ों पर हमला करेगा तो फिर जो ट्रस्ट डेफिसिट जंग के दौरान हुआ था इन अरब ममालिक का ईरान पर, और जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी पैदा हुई थी, वो रीअश्योर हो जाएगी उनको कि हमारे पास ईरान के साथ दोस्ती का कोई ऑप्शन नहीं लगता, हमारे पास तो वापस अमेरिका की तरफ ही रजू करने की ऑप्शन बचती है। तो मुझे लगता है कि ईरान को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो लीवरेज को कन्वर्ट ज़रूर करे, लेकिन लेडर ऑफ एस्केलेशन को इस हद तक ऊपर ना लेके जाए कि अमेरिका ऑल आउट जंग छेड़ दे, जिसके लिए नेतन्याहू को बहुत खुशी होगी। अरब ममालिक कंपल्शन के तौर पर वापस कन्वर्ट करेंगे टुवर्ड्स अमेरिकन इन्फ्लुएंस, और वो ईरान को फिर हक में नहीं होगी। तो मैं कंक्लूड करते हुए ये अर्ज करूंगा इस सवाल को कि देखिए, इस वक्त ईरान को ये देखना है कि वो शॉर्ट टर्म गेन चाहता है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसराइल को देना चाहता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की उसके ऊपर इस वक्त किसका कंट्रोल है, ईरान का है या अमेरिका के? देखिए, ईरान का तो पहले से भी था और अभी भी ईरान क्लेम कर रहा है। अगर अमेरिका का होता तो फिर शिपमेंट आराम से चल रही होती अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक। इसीलिए आपने देखा कि अमेरिका ने काउंटर ब्लॉकेड किया है। काउंटर ब्लॉकेड जब भी आप करते हैं या इस तरह का रिएक्शन करते हैं तो वो तो एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजी में आप आ गए ना। आप दुश्मन की चाल के जवाब में एक चाल चल रहे हैं। यानी ईरान ने एक ब्लॉकेड किया, अमेरिका ने कहा हम काउंटर ब्लॉकेड करेंगे, पैसे भी लेंगे। दैट इटसेल्फ शोज के जो ब्लॉकेड है, जो इफेक्टिव डायरेक्टली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का है, वो तो इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है। लेकिन अमेरिका को बहुत ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल लेना चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी, उनके बहरी जहाज़ों को पास आना पड़ेगा। जब वो करीब आएंगे तो वो शाहिद ड्रोन और दूसरे जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और क्रूज मिसाइल्स हैं, और उनका भी निशाना ना सिर्फ मिडल ईस्ट के ममालिक बनेंगे बल्कि वो शिप्स भी डायरेक्ट अटैक होंगे जो अमेरिकन कैरियर के या उसके एस्कॉर्ट में करीब आएंगे। तो अमेरिका ये प्राइस पिछली जंग में भी जब 40 दिन की हुई थी उसमें भी नहीं दे सका, अब भी मेरा नहीं ख्याल अमेरिका करीब आएगा। तो वो बेहतर सोल्यूशन अमेरिका ये समझता है कि ब्लॉकेड का वर्सेस काउंटर ब्लॉकेड कर दिया जाए। तो कंट्रोल ईरान के पास है, लेकिन कीमत सारी दुनिया दे रही है। और अब आप देखना ये है कि ईरान किस हद तक इसको रेजिलियंस दिखाता है और लेडर ऑफ एस्केलेशन को मैनेज करता है, ये अपने हाथों से निकल जाएगी उसके और अमेरिकन प्रेसिडेंट के और नेतन्याहू के हाथ में सारी इनिशिएटिव चला जाएगा। क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई, इस जंग के नतीजे में क्या वाकई इसराइल और अमेरिका के दरमियान कुछ इख्तलाफात, कशीदगी या तनाव बढ़ा है, या ये महज बयानात की हद तक महदूद है? देखिए, तनाव बिल्कुल बड़ा है और भी बढ़ सकता है अगर ईरान इंगेजमेंट की पॉलिसी रखे। जितनी ज़्यादा वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी रखेगा, तो आपने देखा कि अमेरिका और इसराइल दोबारा कन्वर्ज होना शुरू हो गए। नेतन्याहू ने बयान दिया कि मेरा प्रेसिडेंट ट्रंप से 99% इत्तफाक है, 1% इख्तलाफ है, वो हम कवर कर लेंगे। ऑल्दो वो जो 1% था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था दुनिया के लिए, और ख़ास तौर पर आपने देखा कि उन दोनों ने मिलकर जो किया। अब अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया है कि अगर मैं ईरान से भी इंगेजमेंट नहीं कर पाता तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर एक प्रेशर ये आ जाता है कि एक ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो लोकल उनकी पॉपुलैरिटी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इलेक्शन करीब आ रहा है, ज़ोनिस्ट लॉबी जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ बहुत लिखना शुरू हो चुकी है, और वो कह रही है कि ऐसे मायदे से तो बेहतर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सीज़ फायर ना करते
और क्योंकि वो हार गए हैं इसीलिए उनका आने वाला एग्रीमेंट भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे 50,000 अमेरिकन सोल्जर्स अभी भी इस एरिया में मौजूद हैं। तो वो इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपने फौजें इतने अरसे से रखी हुई हैं। और मैं एक डाटा के साथ अपनी बात को सपोर्ट करूंगा कि दुनिया में इस वक्त जो 192 ममालिक हैं, 140 ममालिक जो 192 में से हैं, उनकी जो मिलिट्री की तादाद है वो 50,000 से कम है। दैट मीन्स अमेरिकन प्रेजेंस जो इस एरिया में मौजूद है वो तकरीबन 140 ममालिक की फौज इंडिविजुअली जो है मुख्तलिफ मुल्कों या उनसे ज़्यादा है या उसके बराबर है। तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है प्रेसिडेंट ट्रंप पर कि आप तो माइटी हैं, इनविंसिबल हैं, इनवर्नरेबल हैं, फिर इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किए जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक तो बैलेंस करते आ रहे थे, लेकिन आई थिंक ईरान ने मेक श्योर करना है कि इस हद तक जीसीसी अरब ममालिक को प्रेशराइज या अटैक ना करे, प्रेसिडेंट ट्रंप को इतना ना धकेले कि उसके खिलाफ ऑल आउट जंग दोबारा शुरू हो जाए, जो मेरा ख्याल है ईरान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाने को बहुत कुछ बचा भी नहीं है। सर, बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी वो किसी जगह के ऊपर नज़र नहीं आ रही थी, उसकी सिर्फ नाकामी की बात हो रही थी, जबकि पाकिस्तान की एक कामयाब जो खारजा पॉलिसी थी पूरी दुनिया उसकी मिसालें दे रही थी। और मार्के हक के बाद हम बड़े फ़ख्र से ये बताते थे कि पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा का हुनर नहीं जानता, बल्कि वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग जैसे तसादम से बचाने की सलाहियत और अहमियत भी रखता है, और उसके अंदर उसकी वो जो है उसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज़ भी हैं। तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के लिए ये कितना मुश्किल मरला है, ये सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग है, और पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग है इस वजह से कि हमने बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना किया कई महीनों से। आपने देखा कि एक तरफ ईरान था जो हमारा नेबर मुल्क है, ईरान पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आने के बाद तस्लीम किया था। अमेरिका दूसरी तरफ सुपर पावर है। प्रेसिडेंट ट्रंप को हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत एतमाद है और बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत अप्रिशिएटिव है। तो ये बड़ी चैलेंजिंग लाइन थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान बैलेंस करना, क्योंकि एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ ऐसा मुल्क है जिसने 47 साल से सैंक्शंस और मुश्किलात को सस्टेन किया है। तो दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ भी थी, अपना अपना रिजॉल्व भी था, और जाहिर है जैसे मैंने कहा अपने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी थे। इनको कन्वर्ज करवाना एक बहुत बहादुरी का काम इस सेंस था और बहुत अप्रिशिएबल था। आपने देखा दुनिया में इसलिए बहुत सारे ममालिक ने अप्रिशिएट किया, लेकिन चंद ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये बिल्कुल नहीं भा रहा कि पाकिस्तान रेलिवेंट कैसे हो गया, पाकिस्तान ने एक वैल्यू एडिशन कैसे कर ली, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस दुनिया में कैसे हो गया। क्योंकि आप एग्री करेंगे कि दुनिया में जितने ममालिक हैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जापान है, जर्मनी है, रूस है, चीन है, वो मिलिट्री हार्डवेयर, वेपन्स, टैंक्स, जहाज, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, सब कुछ पैसों से खरीद सकते हैं। एक चीज़ जो नहीं खरीदी जा सकती वो है आपका इमेज और आपका परसेप्शन। तो हमने बगैर पैसे खर्चे वो ले लिया। ज़ाहिर हमारी वैसे भी चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो वो बहुत सारे मुल्कों को नहीं हजम हो रहा ये कि पाकिस्तान ने एक न्यू फाउंड रियलिज्म दुनिया में आया है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता जिस तरह हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हम दहशत गर्दी में मुलविस होते हैं, दुनिया ने कहा कि ये तो टेररिज्म और जो वॉर्स हैं पाकिस्तान के उनके खिलाफ है। तो वो जैसे मैंने कहा कि चैलेंजिंग सिचुएशन है। अल्लाह करे कि अभी भी गुड सेंस प्रिवेल्स और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं वो रायगा ना जाए। सर, मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि ईरान की जो वजारत सेहत है उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ जुलाई की बात करें तो जुलाई के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने हमले किए उसके नतीजे में 38 जो अफराद थे, 38 वो जो है उनकी हलाकतें हुई और 400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। तो अब मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आप क्या समझते हैं, किस तरह की हलाकतों के अंदर मज़ीद इजाफा हो सकता है, या अब मामला जो है वो शिद्दत से निकल कर बेहतरी की तरफ जाएगा और अब ये हालात मामूल पर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता? ज़्यादा इम्कानात किस चीज़ के हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि दोनों मुल्कों में एग्जॉशन तो बहुत है। एग्जॉशन का मतलब ये होता है कि दोनों मुल्कों में एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कि जाहिर है दोनों ने वॉर करके देख लिया 40 दिन तक, वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर रहे, अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ वो अपने अपने पीछे हट गए थोड़ा। अब देखना पड़ेगा, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर निगेट ईरान ने ख़ास तौर पर करना है कि ख़ास जो आपने देखा आयतुल्लाह ख़ामेनी के जनाजे के ऊपर जो बात हुई है वो हमने देखा कि ये एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस भी मिला है ईरानी लीडरशिप को कि हमारी जो लीडरशिप है वो इतनी लव्ड है, लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन लीडर्स पर यह लाजिम होता है कि उन्होंने लोगों के परसेप्शन, लोगों के एंगर और ख़ास तौर पर जो गुस्सा था शहादत का, उसको सबसाइड करना होता है फॉर बिगर एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जो लीडर होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, वो हॉस्टेज नहीं बनते लोगों के इमोशंस के। तो ईरान पर ये मेरा ख्याल है लीडर पर लाजिम है कि एक तरफ अमेरिका को इन्फ्लुएंस ज़रूर करे कि मेरे लोग इतने इमोशनली चार्ज हैं, इतने गुस्से में हैं, हलाकतें हो रही हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे नहज पर जंग को ले जाया जाए जहां बातचीत की गुंजाइश ही ना रहे और जो पिछले 4 महीनों में कोशिशें हो रही हैं वो रायगा जाए।
सर बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि अमेरिकी हमले के अंदर चाबहार नेवल वॉच टावर जो है वो तबाह हो गया है। एक वक्त में हम सुनते थे कि चाबहार के जो इंतज़ामी मामलात हैं वो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा के पास हैं, तो अभी ये जो ईरान की चाबहार बंदरगाह है, क्या इसके ऊपर हिंदुस्तान का कोई असर और रसूख है, या वहाँ से हिंदुस्तान का बिल्कुल सफाया हो चुका है और वो वापस जा चुके हैं? देखिए, ये तो ईरानी दोस्तों ने रियलाइज करवाना है अपने आप को, और अपनी फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस ये करनी है कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया। जो ईरान की इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन रही, बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकट्ठी रही, एक बहुत ट्रस्ट था इनमें, एंगेजमेंट में, वो तो ईरान ने फैसला करना है। और मेरा ख्याल है लेकिन न्यू फाउंड एक रियलिज्म ज़रूर ईरान के अंदर आया, और ख़ास तौर पर जो पिछली जंग हुई थी, आपने देखा मई 2025 में, सॉरी जून 2025 में, सही। उसमें ईरान ने खुद देखा कि किस तरह मुसायद के एजेंट्स, उनकी कोलैबोरेटिव जो एफर्ट थी, जो खास तौर पर इंडियंस के साथ मिलकर उन्होंने पेनिट्रेट किया। मैं सही। बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि तमाम इंडियन जो काम कर रहे थे वो तमाम के तमाम मुसायद के साथ मिले हुए थे, लेकिन अंडर द गार्ब ऑफ दोज लेबर्स जो चाबहार पे काम कर रहे थे, उन्होंने किस तरह पेनिट्रेट किया इनसाइड इनटू ईरान। सो मच सो कि जो ड्रोन्स फायर किए गए थे तबाह करने के लिए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को, वो ईरानी सरजमीन से ही फायर किए गए थे। तो आप सोचें किस तरह उनका सिक्योरिटी ब्रीच हुई हुई थी। ये मैंने जाना था बाद में रिसर्च करते हुए कि ईरान ने बहुत ज़्यादा कोमिंग और स्कैनिंग की थी, और उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो मुसायद के थे, उनको चुन चुन के एलिमिनेट भी किया था। लेकिन इसके बावजूद आई एम श्योर ईरान को ये रियलाइज़ हुआ होगा कि जिस तरह आपने देखा कि जो बहरी जहाज़ इनका तबाह हुआ था, ईरान का नेवी का, जी। जो गुडविल विजिट पर इंडिया गया हुआ था, और इंडिया ने उसको सेल ऑफ करवा दिया जंग के दिनों में, और अमेरिकन टॉर्पीडो ने श्रीलंका के बॉर्डर पास उसको निशाना बनाया, तकरीबन 160 के करीब अपनी जान से लोग गए। उस पर श्रीलंकन नेवी ने उनके लोगों को रेस्क्यू किया था, इंडिया ने नहीं किया था। तो इनको ये रियलाइज हो गया होगा। ईरानियों को एक और बात भी रियलाइज होनी चाहिए कि जब 28 फरवरी पर इन पर हमला हुआ था, 26 फरवरी को तल अवीव में, यानी इसराइल में, कौन से मुल्क का वजीर आजम था जो कह रहा था कि आप मदरलैंड है, हम फादरलैंड है, और हम मदरलैंड है तो आप फादरलैंड है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर। जी। तो आई थिंक ये न्यू एक फाउंडरिज्म अप्रिसिएशन आनी चाहिए ईरानी दोस्तों को कि उन्होंने जो दोस्ती रखी, कंफर्ट जोन रखा। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि अपनी, हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट में रखता है, सही। लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कहूंगा कि ईरान को रियलाइज करना चाहिए कि उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो इंडिया से दोस्ती रखी, उसका क्या उनके लोगों को बेनिफिट पास बिल्कुल हुआ, सही। फायदा ज्यादा हुआ या नुकसान ज्यादा हुआ। सर एक आखिरी सवाल है, चाबहार बंदरगाह की हम बात करते हैं और उसके साथ ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं, दोनों के दरमियान जो फासला है वो भी कम है, तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर चाबहार बंदरगाह और इसके साथ साथ जो ग्वादर पोर्ट है, ये इसको एक दूसरे के लिए मफादात के टकराव की बजाय कोई मुश्तरका फ्रेम वर्क के तहत ये मिलकर काम कर सकती हैं, जिससे दुनिया के बहुत सारे ममालिक मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? इस चीज़ के इम्कानात हैं आपकी नज़र में? जी, हमने जंग के दिनों में देखा, जो ईरान अमेरिका की हो रही थी तो पाकिस्तान ने ट्रेड अलाउ किया था, और जाहिर है हमारी पोर्ट्स उसमें इस्तेमाल हुई भी थी। अभी तक हमारे दुश्मन जो हैं वो ईरान को ये बावर कराते आए हैं कि ये जो चाबहार आपकी पोर्ट है वो ग्रो या फ्लॉरिश नहीं करेगी, क्योंकि गवादर उसके मुकाबले में है। जाहिर है गवादर का एक्सेस आसान है, वो शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से निस्बतन ज़्यादा फेवरेबल है। तो अभी तक तो एक नेगेटिविटी क्रिएट की गई थी गवादर के मुतालिक, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि इंडियंस ने देख लिया सारा, इंडिया का रूप ईरानी भाइयों ने देख लिया, तो अब उनको मेरे ख्याल रियलाइज करना चाहिए कि हमें मुकाबले की बजाय एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्टिव होना चाहिए। और तकरीबन 9 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, 25 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, तो हम एक दूसरे के फायदे के लिए कन्वर्ज करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान ने कन्वर्ज कराया अमेरिका और ईरान को, और एक जंग बंदी पर ऑब्वियसली लेकर आने में कामयाब हो गया। सही। सर बहुत शुक्रिया आपका। यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान को अंदरूनी सतह के ऊपर, बैरूनी सतह के ऊपर बहुत सारे चैलेंजिंग का सामना है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो मसाइल हैं ये ख़त्म हों, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते पर अपने सफ़र को तेज़ रफ्तारी के साथ जारी कर सके। बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि जो एयरलाइंस हैं पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली, उनके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, ट्रैवलिंग नहीं होती, जो लोग दुनिया के दीगर कोनों से सैर व सियाहत की गरज से आते हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो है वो हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं, और ये सफ़र कामयाबी से जारी है। इसी हवाले से पाकिस्तान में फ़ज़ाई सफ़र के शोबे से एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। वज़ारत दिफा, सिविल एविएशन और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की मुश्तरका काविशों से मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों के दरमियान फ़ज़ाई राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने की हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है, और एक निजी एयरलाइन है साउथ एयर, उन्होंने अपनी नई मुल्की फ़ज़ाई सर्विसेज का आगाज़ भी कर दिया है, जिससे सफरी सहूलियात, सियाहत, तिजारत
और मईशत के फ़रोग की जानिब एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, साउथ एयर प्राइवेट लिमिटेड ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी बाकायदा शेड्यूल मुल्की परवाज़ें शुरू कर दी हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों के दरमियान फ़ज़ाई सफ़र मज़ीद आसान हो जाएगा। इस पेशरफ्त की सबसे अहम बात यह है कि बावलपुर का फ़ज़ाई रब्ता तकरीबन 3 साल बाद दोबारा बहाल कर दिया गया है। बावलपुर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की पहली मुल्की परवाज़ की आमद के मौके पर इफ्तिताई तकरीब भी मुनक्किद हुई, जहाँ इस इक़दाम को जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए एक अहम संग मील करार दिया गया है। साउथ एयर ने कराची, बहावलपुर और इस्लामाबाद के दरमियान बाकायदा फ़ज़ाई सर्विस का आगाज़ कर दिया है, जिसके बाद इन शहरों के दरमियान सफ़र जो है वो मज़ीद आसान भी हो जाएगा और तेज़ भी हो जाएगा। और इसके साथ ही 3 साल बाद बहावलपुर का फ़ज़ाई रब्ता दोबारा बहाल होना यकीनी तौर के ऊपर जनूबी पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का वाक़या है। इसके अलावा निजी एयरलाइन ने कराची, कोयटा और तुरबत के दरमियान भी अपनी परवाज़ें चला रही है, जिससे बलूचिस्तान के अहम शहरों का मुल्क के बड़े तिजारती मरकज़ कराची से फ़ज़ाई रब्ता मज़ीद मजबूत होगा। इन नई सर्विसेज से न सिर्फ मुसाफरों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि सियाहत, तिजारत और जो मकामी मईशत है उसको भी फ़रोग मिलने की तवक्को की जा रही है। यानी कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हम कह सकते हैं कि साउथ एयर की नई परवाज़ों का आगाज़ पाकिस्तान में फ़ज़ाई सफ़र के शोबे के लिए एक अहम कामयाबी है और इससे छोटे शहरों का बड़े मराकज़ से रब्ता बेहतर होगा, मुसाफरों को आसानी मिलेगी, जबकि सियाहत, तिजारत और मकामी मईशत को भी फ़रोग हासिल होगा। और यकीनी तौर के ऊपर यही बदलते हुए पाकिस्तान का एक अहम पहलू है। एयरलाइन के हवाले से एक वीडियो क्लिप आपने देखा। पाकिस्तान की जब हम दिफाई सनत की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अब पाकिस्तान दिफाई लिहाज से बड़ा खुद कफील है और अब पाकिस्तान के यहाँ जो दिफाई साजो सामान तैयार होता है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसकी बहुत मांग है। इसी हवाले से पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए एक अहम और गेम चेंजर पेशरफ्त सामने आई है। डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने POF वाह में एक आला सतही सेमिनार का इनेकाद किया, जिसका मकसद ये था कि जो दिफाई पैदावार है उसका जो शोबा है उसको जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उसको आमाह किया जाए, मकामी सनत को मजबूत बनाया जाए और सरकारी और निजी शोबे के दरमियान तावन को मज़ीद जो है वो फ़रोग देने के हवाले से इक़दाम किए जाएँ। इस अहम सेमिनार में हुकूमती इदारों, दिफाई पैदावार से वाबस्ता तंजीमों, निजी सनत, तालीमी इदारों, सरमायाकारों और माहिरीन ने शिरकत की और पाकिस्तान की दिफाई सनत को मज़ीद मजबूत बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल भी किया। डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन ने अपने खिताब में के दौरान कहा कि दिफाई सनत में जदीद टेक्नोलॉजी, मकामी सलाहियतों के फ़रोग और सरकारी और निजी शोबे के मजबूत इश्तराक या तावन के बगैर जो पायदार तरक्की है वो मुमकिन नहीं हो सकती। इसके साथ साथ उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक ऐसी दिफाई सनत कायम करनी चाहिए जो जदीद, खुद कफील और आलमी मयार के आइन मुताबिक हो। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और ख़ुद मुख्तार या खुद इन्हसार दिफाई सनत न सिर्फ मुल्की दिफा को मज़ीद मुस्तहकम बनाएगी बल्कि दिफाई बरामदात में इजाफे, नई सरमायाकारी, रोज़गार के मौके और कौमी मईशत की मजबूती में भी एक इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। इस सेमिनार के दौरान आलमी दिफाई मंडी में मौजूद नए मौके, सनती तावन, सरमायाकारी, बरामदात बढ़ाने, ज़ाब्ता कार निज़ाम को बेहतर बनाने और मकामी सतह पर दिफाई मसनूआत की तैयारी को वसअत देने पर तफसीली पैनल मुबाहिसे भी हुए।
और यकीनी तौर के ऊपर जब हम POF का विज़िट करते हैं या जब वहाँ पे जो पाकिस्तान का दिफाई साजो सामान है जब उसका अमली मुजाहिरा देखते हैं तो फिर वो एक लम्हे के लिए जो है इसके ऊपर एक फ़ख्र भी महसूस होता है कि पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर हमें F-16 जहाज़ के स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए हों तो वो हमें अमेरिका से लेने पड़ते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी मिसाल दी जाती थी। एक मिसाल ये दी जाती थी कि पाकिस्तान के यहाँ तो जो है वो सुई तक तैयार नहीं होती, तो ये दिफाई मामले में कैसे खुद कफ़ील होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान को जो दिफाई साजो सामान है वो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब से पाकिस्तान ने मार्के हक के अंदर हिंदुस्तान को शिकस्त दी है तो उसके बाद जो पाकिस्तान का दिफाई साजो सामान था उसकी मांग के अंदर इजाफा भी हुआ है। और इस सूरत हाल के पेश नज़र जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि अगर सरकारी इदारे, निजी शोबा और सरमायाकार इसी जज्बे के साथ मिलकर काम करते रहें तो पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई पैदावार में खुद कफ़ील होगा बल्कि आलमी दिफाई मंडी में भी एक मजबूत और काबिल एतमाद मुल्क के तौर पर अपनी जगह मज़ीद मुस्तहकम करेगा। आज मैं सबसे पहले तो POF का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आज उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेमिनार रखा है जिसके अंदर डिफेंस इक्विपमेंट्स और आर्म्स एंड एमुनेशन की बात की गई। हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की जो हुनर मंद लोग हैं, जो उनके हाथ में अल्लाह ताला ने हुनर दिया हुआ है, हमने उसकी बात की। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। I'm so glad to have attended this seminar, and I really appreciate the efforts of Pakistan Arms Factories that they brought academia and industry and government together. So this was a nice opportunity. I'm really grateful for the organizers of today's event. This is really, welcoming and very sort of a receptive thing that I see, defense products are been taken so seriously, and with the academic, linkages that we are trying to create, and we are trying to utilize the research that has been done by our postgraduate schools is going to be directed and channelized towards this particular area, which is we call sovereignty cannot be earned without indigenous productions of the defense material. नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान बेशुमार अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद तरक्की, सरमायाकारी, सफारती तल्लुकात और माशी इस्तेहकाम की जानब नए रास्ते तलाश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के असरात खुद उसकी मईशत, खारजा तल्लुकात और तवानाई के शोबे पर नुमायाँ होने लगे हैं। जिन दावों को कभी शाइनिंग इंडिया का ख्वाब करार दिया जाता था, आज उन पर खुद भारत के अंदर और बैरून मुल्क सवालात उठाए जा रहे हैं। और नाजरीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा मुल्क जो खुद को दुनिया की उभरती हुई माशी ताकत करार देता रहा, आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बनने के बड़े बड़े दावे करता रहा और अपनी माशी कामयाबियों को दुनिया के सामने पेश करता रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यही दावे अब सख्त आजमाइश से गुजर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी हुकूमत की माशी और खारजा पॉलिसियों के बायस हिंदुस्तान को दिफाई, सफारती और माशी मैदान में मुसलसल मुश्किलात का सामना है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सेनेटर्स ने एक नया बिल पेश किया है जिसमें हिंदुस्तान समेत रूस से तेल खरीदने वाले 5 ममालिक पर 100% से ज़ायद टैरिफ आयद करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये तजवीज़ मंजूर होती है तो हिंदुस्तान को रूस से तवानाई दरामदात मुतासर हो सकती हैं, जबकि अमरीका के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात भी दबाव का शिकार होने का खदशा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये अहम है कि मशरक़ वस्ता में आलिया कशीदगी के दौरान हिंदुस्तान को तेल और गैस की फराहमी के हवाले से भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिससे तवानाई के शोबे पर इजाफी दबाव देखा गया। माहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों के बायस मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, जिससे अवामी मुश्किलात बढ़ रही हैं और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से हुकूमत की माशी हिकमत अमली पर तनकीद भी सामने आ रही है। इस हवाले से माहिरीन के मुताबिक अगर माशी और खारजा पॉलिसियों में मौसर तब्दीलियाँ ना लाई गईं तो भारत को मुस्तकबिल में मज़ीद माशी दबाव, तवानाई के मसाइल और तिजारती चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। यकीनी तौर के ऊपर यह सूरत हाल हिंदुस्तान के लिए तो कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स ये इशारा देती हैं कि आलमी माशी और सफारती फ़ैसलों के तनाज़र में हिंदुस्तान को नए चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। जबकि माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पायदार माशी तरक्की के लिए मौसर पॉलिसी साजी, मुतवाज़न खारजा तल्लुकात और तवानाई के महफूज ज़राए
नागुज़ीर हैं। हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर देती है, लेकिन उसके बाद वो सारे बड़े दावे ज़मीन बोस हो जाते हैं। Now is the time for this sweeping sanctions bill. It imposes tariffs that are targeted, narrowly limited to the major purchasers, up to 100%. Those major purchasers right now. नाजरीन, ज़रा खुद से दो सवाल कीजिए। अगर किसी मुल्क में हर रोज़ दर्जनों ख़वातीन जुराइम का निशाना बन रही हों तो क्या वहाँ ख़वातीन वाकई महफूज होंगी? और अगर मुसलसल बढ़ते जुराइम के बावजूद इंसाफ में ताख़ीर हो, मुजरम आज़ाद घूमते रहें और ख़वातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हों, तो इसकी ज़िम्मेदारी आखिर किस पर आयद होती है? आज की हमारी रिपोर्ट इन्हीं दो सवालात के गिर्द घूमती है। वो हिंदुस्तान जो ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है, आज ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर शदीद तनकीद की जद में है। आलमी रिपोर्ट्स और सरकारी अदाद-ओ-शुमार ऐसे हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं जो मोदी हुकूमत के दावों पर बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। अब यकीनी तौर के ऊपर ये सूरत हाल हिंदुस्तान के लिए तो कुछ अच्छी नहीं है, और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि एक लड़की सुबह घर से तालीम या मुलाजमत के लिए निकलती है, लेकिन उसके अहल खाना को यकीन ही नहीं होता कि वो शाम को ख़ुद को महफूज महसूस करते हुए वापस लौटेगी या नहीं। और हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये कोई फिल्मी मनाजर नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान में ख़वातीन को दरपेश तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल की अक्कासी करता है। मोदी हुकूमत के दौर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन और इक़दामात के दावे ज़रूर किए गए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। आलमी खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक 2010 के बाद भारत में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम में 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी हवाले से हिंदुस्तान के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में रोज़ाना औसतन 80 से ज़ायद ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, जो सूरत हाल की संगीनी को ज़ाहिर करते हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ 2024 के दौरान ख़वातीन से ज़्यादती के 29,536 मुकदमा दर्ज किए गए, जिन्हें इंटरनेशनल मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर भी नुमाया किया। और इस इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय माशरे में पुलिस और अदलिया की बेहिसी और ज़ात पात के निज़ाम ने भी ख़वातीन के लिए इंसाफ का असूल मज़ीद मुश्किल बना दिया है। भारतीय समाजी कारकुन जो हैं रंजना कुमारी, उनके मुताबिक जुर्म के बाद इंसाफ में ताख़ीर और मुजरमों की सज़ा से बच निकलने की वजह से कानून का खौफ कमज़ोर पड़ चुका है, जिससे जुराइम की रोकथाम मज़ीद मुश्किल हो गई है। इसी तरह हिंदुस्तान के एक वकील हैं, उनका कहना है कि हुकूमत ने ख़वातीन के ख़िलाफ़ नफ़रत और तशद्दुद की बुनियादी वजूहात ख़त्म करने के लिए कभी संजीदा और मौसर कोशिशें नहीं की। यकीनन ये तमाम हक़ाइक़ एक अहम सवालात उठाते हैं, और एक अहम सवाल ये भी है कि अगर जुराइम बढ़ रहे हों, इंसाफ ताख़ीर का शिकार हो और माहिरीन भी निज़ाम पर सवाल उठा रहे हों, तो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती दावे किस हद तक मौसर साबित होंगे। तो ये यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और आलमी रिपोर्ट्स, सरकारी अदाद-ओ-शुमार और भारतीय माहिरीन के बयानात इस बात की निशानदेही करते हैं कि भारत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला एक बड़ा समाजी और कानूनी चैलेंज बना हुआ है। माहिरीन का मौक़िफ़ है कि सिर्फ सख्त बयानात नहीं, बल्कि मौसर कानून नाफिज करने, फौरी इंसाफ और समाजी रवैयों में तब्दीली ही इस मसले के पायदार हल की बुनियाद बन सकती है। लेकिन हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है वो ख़वातीन के हवाले से यकीनी तौर के ऊपर कुछ अच्छी नहीं है। और अगर हम 2-3 जो मेन इश्यूज़ हैं अगर उनकी बात करें, तो वहाँ पे जिस तरीके से अक़लियतों के ऊपर मुज़ालिम ढाए जाते हैं, आज पूरी दुनिया उनका अमली मुज़ाहिरा देख रही है, और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि हिंदुस्तान का ये जो शर्मनाक और गलीज़ चेहरा है ये कितना भयानक है। और वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ख़वातीन गैर महफूज हैं, उस हवाले से ज़रा एक वीडियो क्लिप भी देखिए। India is one of the most dangerous places in the world for women and even young girls. India has struggled for years to tackle high rates of violence against women, with numerous rape cases capturing global attention.
the crime is done, justice process takes time, judicial process takes time, and then eventually, even when in some cases there is some kind of a punishment given, just the people go scot-free. So fear of law is not there. Also that political system, our governance system, our politicians should be more responsible and not politicize this issue. यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सतह के ऊपर बहुत सारे मसाइल जो है वो हायल हैं। पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले दफाई लिहाज से पूरी दुनिया को बताया कि हम कितने मजबूत हैं, हमारा दिफा कितना मजबूत है और पाकिस्तान का दिफा कितने महफूज हाथों में है, और आज पाकिस्तान सफारती सतह के ऊपर भी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ता हुआ नज़र आता है। जबकि इसके बरक्स हिंदुस्तान के ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है वो तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, और मोदी सरकार के हवाले से कहा जाता है कि बाहर के ममालिक ने इतना हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद पहुंचाया है। आज का प्रोग्राम बदलता पाकिस्तान देखने का बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।